जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये ज़मीन मेरे लिए इमोशन से भर देने वाली है। इस ज़मीन पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, मुमकिन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पैर पड़े हों, वो इसी रास्ते पर कभी खड़े हों और चले हों। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हूँ, जो कि अमेरिका में है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी। वो स्कॉलरशिप लेके यहाँ पर आए थे। जो सयाजी गायकवाड़ है, उनकी तरफ से जो उन्हें स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन आप कह सकते हैं जो मिला था, उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी आए और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की और अपनी थीसिस और बाकी जो रिसर्च का काम है वो यहाँ पर किया। यहीं से उन्हें पीएचडी की डिग्री भी मिली थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस यूनिवर्सिटी में खड़ा होना एक भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पढ़ने आए और उन्होंने फिर पूरी दुनिया में नॉलेज की रोशनी को, ज्ञान की रोशनी को फैलाया, और जो भारत के लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। सिर्फ दलित बहुजन समाज के लोग नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज़ हों, महिलाएं हों, या बाकी जो भी लोग हैं, हर किसी को उसका फ़ायदा हुआ। संविधान ने सबके साथ समानता का व्यवहार किया। तो इस यूनिवर्सिटी में खड़ा होना निश्चित तौर पर फ़ख्र की बात है, एक प्राउड मोमेंट है। और ये पीछे जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, इसी लाइब्रेरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ा करते थे। और ये लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो जो एक स्टूडेंट जिसे कहें कि स्कूल की दहलीज से अंदर नहीं जाने दिया, कि क्लासरूम की वो दहलीज नहीं लांघ सकता, बाहर बैठता था, और जब वो इस यूनिवर्सिटी की दहलीज पर आया और इन सीढ़ियों पर चढ़ा होगा, तो उस समय किस तरह की मानसिकता रही होगी, क्या मनोदशा रही होगी, दिमाग में क्या थॉट चल रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर एक संघर्ष को बयां करता है, एक प्रेरणा को बयां करता है। तो इस कैंपस में होना मेरे लिए एक गर्व की बात है। और अयाज़ भाई भी मेरे साथ हैं। अयाज़ भाई यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में विजिटिंग स्कॉलर हैं, फ़िलोसफी डिपार्टमेंट में हैं, और भारत में भी प्रोफेसर की एक अपनी हैसियत रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और समाज के लिए भी काम करें। तो अयाज़ भाई का परिचय सिर्फ इतना नहीं है, मिशनरी आदमी है और लगातार काम करें। तो अयाज़ भाई, जय भीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम, बहुत शुक्रिया सुमित साहब। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ यहाँ खड़े होकर। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, और मैं तो 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे इमोशनली हूँ। और बाबा साहब के, मैं कह सकता हूँ कि उनके पैरों के निशान ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँचा। और तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़िंदगी का ट्रांसफॉर्मेटिव मौका रहा है। और बाबा साहब की इंस्पिरेशन ना होती तो मैं यहाँ नहीं होते। तो अयाज़ भाई, कैंपस में बाबा साहब का होना, वो रास्ता बनाया उन्होंने हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, और उस रास्ते पे अभी भी बहुत कम लोग चल पा रहे हैं, सबके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। तो लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब यहाँ आए, उस ज़माने से आज के ज़माने में कुछ बदलाव आया, या अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है? सफ़र तो लंबा है, ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बाबा साहब का लोकतंत्र का सपना, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के लोकतंत्र का सपना था, वो कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान के रास्ते से जाता था। उसमें नॉलेज का जो सिस्टम है इंडिया में, उसको नहीं इवॉल्व होने दिया गया बाबा साहब के सपनों की तरह। तो बाबा साहब का जो आज़ादी, बराबरी, भाईचारे के लोकतंत्र का सपना है, अगर हमें उसे पूरा करना है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी 50 यूनिवर्सिटीज़ और सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हमें अपने देश में भी बनानी पड़ेंगी। बाबा साहब का एक सपना हुआ करता था, उन्होंने अपनी एक मेमोरेंडम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया था, स्टेट एंड द माइनॉरिटीज़, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। एक वो सपना, वो तभी होगा जब हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी 50 यूनिवर्सिटी, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बनाएं। यहाँ आएँ, कैंपस में आएँ, अमेरिका आएँ, कनाडा आएँ, यूरोप जाएँ, चाइना जाएँ, दुनिया के हर हिस्से में जहाँ नॉलेज की एडवांस पढ़ाई चल रही हो वहाँ पहुँचे, सीखें। लेकिन अल्टीमेटली हम इंडिया में ही बनाएं। हमें बनाना इंडिया को ही है, जहाँ पे बाबा साहब के सपने पूरे होंगे और साकार होंगे। बिल्कुल। और अभी जब इन बातों के कंटेक्स्ट में मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देख रहा हूँ, या इंडियन एजुकेशन की कहीं कि पतन में जाते हुए उसको मैं देख रहा हूँ, तो बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि हम लोग इसलिए स्कूल कर पाए क्योंकि सरकारी स्कूल था, हम लोग इसलिए ग्रेजुएशन कर पाए क्योंकि सरकारी एजुकेशन सिस्टम था। लेकिन अब आप देखेंगे लगातार बाज़ारीकरण हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल को बंद किया जा रहा है, और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी फ़ीस खुद जुटाओ, फंड्स में कटौती हो रही है, स्कॉलरशिप्स में कटौती हो रही है, और एक रास्ता बंद किया जा रहा है कि हम ज्ञान विज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात है, वो ना कर पाएँ। तो ये क्या एक डेलिबरेटली एक साजिश नज़र आती है कि एक वर्ग को जो शायद आप पढ़ाई के ज़रिए आगे बढ़ रहा था, उसको वापस फिर से उसी दौर में पहुंचा दो, या उसको एक सस्ते लेबर फोर्स की तरह तैयार कर दो?
जी, कहीं न कहीं ये एक इसे हम कहते हैं एंटी डेमोक्रेटिक ऑफेंसिव। लोकतंत्र की वजह से जो बराबरी और आज़ादी का एक नया दौर शुरू हुआ, उसको लेके एक पूरे ग्लोबल लेवल पे एक बैकलैश है और उसका एक बड़ा ही बुरा फॉर्म हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का, मेनली तो यूरोप और अमेरिका से स्टार्ट हुआ। लेकिन इंडिया में उसके असर और ज़्यादा नेगेटिव हैं क्योंकि हम अभी स्टार्ट ही कर रहे थे। अभी तो हम पहुंचे थे दिल्ली पे। 100-200-300 साल का ट्रेडिशन है यूरोप में, अमेरिका में। इंडिया में तो बस बिगिनिंग हुई थी, अभी बिगिनिंग हुई थी तभी प्राइवेटाइजेशन करके फिर बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा एक्सक्लूड हुआ जा रहा है या डी एजुकेशन हो रही है। एजुकेशन ही नहीं हो रही है, डी एजुकेशन की प्रॉब्लम हम फेस करने लगे हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हमें पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को इस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे पूरी आबादी बच्चों की हमारी एक सेम क्वालिटी एजुकेशन ले पाए कॉमन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। बाबा साहब के थॉट तो इतने आगे हैं कि अब वो ग्लोबल लेवल पे लीड कर रहे हैं। उस वक्त भी बाबा साहब की जो थॉट थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, वो यूरोप अमेरिका के कई मायनों में आगे थे। ये तो उनको कन्फाइन करने की जो कोशिश हुई, उनके थॉट को रिड्यूस कर दीजिए, अरे दलितों के तक रिड्यूस कर दीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन तक रिड्यूस कर दीजिए। उनके जो सोशल थॉट है, जो पॉलिटिकल थॉट है, जो डेमोक्रेसी पे जो थिंकिंग है, वो बहुत एडवांस है और बहुत आगे है। तो हम बना सकते हैं उसके, हमारे पास इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल मटेरियल पूरा है जिसके बेसिस पे हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। ये एम्बिशन को लो रखने वाली बात है कि नहीं हमें तो कॉपी ही करना है यूरो अमेरिका, नहीं हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब हम ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद डाल सकते हैं जिसमें हम कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म के जो पूरे फेज हम उसको बाईपास कर दें। हमारे पास बुद्धिस्ट आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, आज़ादी के, बराबरी के। बाबा साहब भी बार बार कहते भी थे कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिया है, मैंने बुद्धिस्ट थॉट से, फिलॉसफी से लिया है। तो हमारे पास और ज़्यादा साउंड और एडवांस आइडियाज़ हैं। बल्कि यूरोपियन जो रेनेसां है वो भी अच्छा खासा बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे फिलॉसफी। इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी, इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। सो यू विल सी कि जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं या जो भी बड़े महापुरुष या महामहिलाएं हुई हैं, उन्होंने इंसानियत की बात की है, उन्होंने न्याय की बात की है, समानता की बात की है। तो वही हमारे, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे गुरु कबीर हो, पेरियार साहब हों, सबके थॉट्स एक जैसे हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत में जैसे कैंपसेस हैं, क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटीज़ में गए भारत में, वो एक एलियनेशन है कैंपस में, क्योंकि वहाँ के कैंपसेस को माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण कहा जाता है कि अरे माँ सरस्वती विद्या देती हैं लेकिन शायद माता हमारे को नहीं पढ़ाती, बाकी बच्चों को पढ़ाती हैं। तो वो एक एक्सक्लूजन दिखता है कि हमारे प्रोफेसर्स नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स की संख्या कम है। और वहाँ कई बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और मेरिट का ताना, तुम तो कोटे वाले हो, आरक्षण की वजह से यहाँ पहुँच गए। इधर तो आरक्षण नहीं है, इधर तो हमारे लोगों को उस तरह का कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो यहाँ जब हमारे लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं एकेडमिया में, क्या उनको इस तरह के कुछ अनुभव होते हैं कि उनको जो इंडियन डायस्पोरा है या इंडियन स्टूडेंट्स दोज हु आर कमिंग टू दिस यूनिवर्सिटीज, डू दे हैव दैट वायरस ऑफ कास्ट इन देयर माइंड, और डू दे you or anybody else ever have to go through like experiences? मुझे तो ऐसा कभी फेस नहीं करना पड़ा। हो सकता है लोग, मतलब जो रेसिस्ट हैं, कास्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे भी हों और अलग अलग गेटोज़ बने हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि बहुत क्लोज इंटरेक्शन ना भी करें, खुद ही से इंटरेक्शन में ही ना आए। लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पब्लिक लेक्चर हो रहे हैं या कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहाँ पे तो ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है। बट उसमें ये भी बात है कि सामने वाले को पता है कि जो सामने बैठा हुआ है वो नॉलेज के फील्ड में, गेम में है। तो उससे हल्की बात आप करेंगे कि किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, रेस पे, एटसेट्रा, तो वो उल्टा बैकफायर करेगा। तो वो उस चीज़ को नहीं पब्लिकली यहाँ पे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो कास्ट प्राउड काम नहीं करेगा। कास्ट तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पता नहीं चलती हैं। बट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स और दी विजिटिंग फेलोज हैव गॉन थ्रू दी सेम कास्ट एक्सपीरियंसेस, वी हैव टेस्टेड। यस, ये तो हुआ है, वो तो हुआ है। इस खासकर जब आप ग्रुप में चले जाते हैं और वो इंडियंस का ग्रुप है या साउथ एशिया के ग्रुप हैं, तो वो कोकून हैं पहले से, जो अपर कास्ट हैं, सवर्ण, अशराफ ग्रुप्स हैं, वो एक ख़ास तरह के इकोसिस्टम में है। तो वहाँ पे हो सकता है ऐसा हो, और हुआ है। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते भी हैं। हम लोग तो थोड़ा सा, दरअसल उसमें एक कंसेप्चुअल मामला है ये कि अगर वो हमारे साथ कमरे में अगर अशराफ, सवर्ण, अपर कास्ट लोग बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन ये है कि हम अपनी नॉलेज को इस लेवल पे आगे और अंडरस्टैंडिंग को एडवांस रखें कि वो आपको फॉलो करने पे मजबूर हो जाएं। डिस्क्रिमिनेशन का थॉट कहाँ से लाएंगे? तो जो मुझे यहाँ अभी तक मिले हैं इंडियंस, ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, इट्स सो हैपेंड कि अम्बेडकराइट थॉट से जब आप ड्रॉ करते हैं मटेरियल को, फुले अम्बेडकर, अंसारी, पेरियार, मैं कहता हूँ, जब उस मटेरियल से आप करते हैं तो चाहे प्रोफेसर्स हों,
चाहे स्टूडेंट्स हो, स्कॉलर्स हो, और वो किसी कास्ट के हों, Exactly. जितने भी इंडिया के हिसाब से डोमिनेंट अपर कास्ट हो, वो फिर आपके बराबर उनको मिनिमम आना पड़ता है। उनको उल्टा कोशिश करनी पड़ती है कि वो आपके बराबर आएँ। तो हालत रिवर्स सिचुएशन हो जाती है। And these campuses also celebrate diversity. I was visiting Harvard, last week, and there are numbers of flyers and banners की we celebrate diversity, we respect every थॉट। तो ये हमारे उधर नहीं है, वहाँ तो वो अंगूठा काटने वाली परंपरा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि कैंपसेस में, और मुझे लगता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये मौका मिला तो उनको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला। वो अगर वहाँ रहते और शायद हमको बाबा साहब इस रूप में नहीं मिलते जो कि एक इतनी पावरफुल थॉट के तौर पे बाबा साहब आए हैं। तो एक ग्लोबल एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है। सो वुड यू सजेस्ट सम ऑफ द इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन दैट क्रॉस द बॉर्डर, कम टू सच कैंपसेस, learn something and have a global perspective and make this issue global? ये एक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म, कास्टिज्म का जो मामला है, ये पूरी दुनिया में अब इस पर बात हो रही है, तो वी शुड हैव दैट ग्लोबल पर्सपेक्टिव। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? एब्सोल्युटली, जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या हायरार्की, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इट्स अ यूनिवर्सल क्वेश्चन। और उसमें जो काम हो रहा है नॉलेज के फील्ड में, वो दुनिया के हर हिस्से में हो रहा है। तो अब जिसे भी आज़ादी, बराबरी, भाईचारे के लोकतंत्र में दिलचस्पी है, उसको दुनिया के हर हिस्से में जहाँ एडवांस नॉलेज प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ आपको जाके नॉलेज को पहले इंटरनलाइज करना है, एब्जॉर्ब करना है, और फिर प्रोड्यूस करना है। तो उस वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, ये दुनिया में सबसे एडवांस नॉलेज के सेंटर्स में से था, तो उनको उसका फ़ायदा मिला, उसका अंडरस्टैंडिंग उनकी ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव हुई। आज के वक्त में भी जो भी एडवांस नॉलेज के सेंटर्स हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में भी हों, अब हमको देखने में आ रहा है एशिया में भी चाइना वगैरह का राइज जब से हुआ, अच्छे एडवांस सेंटर्स आ गए हैं। तो कहीं भी हो, उसके लिए हमें एफर्ट लेना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बट बहुत सारी ग्लोबल फेलोशिप्स की स्कीम है। मैं भी जैसे फुलब्राइट की फेलोशिप स्कीम पे हूँ, तो उसके लिए आप तैयारी शुरू से करना शुरू कर दें कि भाई हमें नॉलेज एक्वायर करनी है, और एडवांस नॉलेज एक्वायर करनी है। दुनिया में जो सबसे बेस्ट एडवांस कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, उससे हमें एक्सपोजर होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम बुनियाद डेवलप करेंगे कि हम कैसे उसको कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में कैसे उसको आगे लेके जाएंगे। बहुत ज़रूरी बात। और जो भविष्य के आने वाले रोज़गार हैं, जो प्रोफेशंस हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो फिर नौकरियां बचेंगी कहाँ? तो हम उसके भरोसे ही नहीं रह सकते। हमें ग्लोबल एक्सपोजर, प्रोफेशनल अप्रोच के लिए भी चाहिए, करियर के लिए भी चाहिए, और समाज को बेहतर बनाने के लिए भी चाहिए। तो मुझे बहुत मज़ा आया। उसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि नॉलेज के, जब हम इंडिया में जो डोमिनेंट पैराडाइम है कि नॉलेज एज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट, उसमें एक चीज़ बाबा साहब की पर्सनालिटी और उनकी लाइफ में खुद ही है, जो कई बार मिस हो जाता है। वो ये है कि एजुकेशन सारी अच्छी है और सारी एम्पावरिंग है, लेकिन जो एक लॉ एंड सोशल साइंस की एजुकेशन है, जो बाबा साहब ने पहले सोशल साइंस की कई डिसिप्लिन्स में उन्होंने मास्टरी की, फिर उन्होंने लॉ की मास्टरी की। जो सोशल साइंस एंड लॉ की एजुकेशन है, नॉलेज है, वो बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग है। साइंस एंड, लोग मिस्टेक ये करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसे डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ या उसकी वैल्यू को कम नहीं करूँगा, लेकिन वो जो बुनियाद है एम्पावरमेंट की, खासकर जो कमज़ोर समाज हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमांदा, बहुजन समाज है, जो कमज़ोर समाज है, उसको सबसे पहले उनके जो बेस्ट माइंड्स हैं, सबसे पहले सोशल साइंस एंड लॉ की बाबा साहब के एग्जाम्पल पे चलते हुए एजुकेशन को मास्टर करना चाहिए। उसके बेसिस पे साइंस टेक्नोलॉजी के आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना ले जाएंगे। सोशल साइंस एंड लॉ की एजुकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस मामले में बाबा साहब की एग्जाम्पल को ही लेना चाहिए कि उनकी जो कैपेसिटी थी टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्रेस, टू रिजॉल्व, वो सोशल साइंस एंड लॉ से आई है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड नहीं है। तो ये बात मैं हाईलाइट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नहीं तो फिर वो जो IITian हैं, IIM के बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि JNU को बंद कर दो, फ्री में पढ़ रहे हैं, बूढ़े हो गए, अभी तक वहीं पढ़े हुए हैं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो उस तरह की वो एक मिसकंसेप्शन और एक गलत चीज़ें दिमाग में जाती है। तो सोशल साइंस एक अच्छा टूल हो सकता है। एवरीबडी शुड लर्न, इट्स नॉट अबाउट दैट यू आर डूइंग कोर्स और समथिंग, बट यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पढ़ो, आप सबको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो इट वाज नाइस बीइंग विद यू, इट वाज रियली एनलाइटनिंग। आई विश आई कुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद यू, बिकॉज आपके पास बहुत कुछ है बताने को। तो विद अ प्रॉमिस दैट वी गोना मीट सम अदर डे, और कभी इंडिया में या किसी दुनिया के अलग हिस्से में हम फिर उस पर बात करेंगे। यस, सो थैंक यू सो मच अयाज भाई। और इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे याद कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैंप में आपसे एक अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।